हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो चक दे सीरीज का जो है आगाज आज कर देते हैं। चक दे सीरीज की पहली क्लास आज रहने वाली है, फर्स्ट क्लास रहेगी। एंड इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट है क्लास 12th फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए। एंड पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और मैं यही बोलूँगा कि ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि बाकी और इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल की, वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा वो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो चक दे सीरीज की फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही जोश में हैं बच्चे भी। चलिएगा, तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट के। क्लियर है। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही बोलूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी की हेल्प हो, तो इसलिए शेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एंड पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिएगा। ये क्वेश्चन आया कब था? ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2014 के अंदर। इसमें क्या बोला गया है? टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, what would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two। सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि आपके पास दो बॉल हैं, दो बॉलों को लटकाया गया है इंसुलेटेड स्ट्रिंग से। तो इन इंसुलेटेड स्ट्रिंग की कितनी भी लेंथ हो, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है उससे, बस ये पता होना चाहिए कि वो आमने सामने है। ठीक है, आमने सामने की वो इक्वल लेंथ से सिर्फ क्या बताना चाह रहा है कि ये मान लो यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, ये बराबर है, आमने सामने है, कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलो तो मतलब स्ट्रिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा है देखो भी, क्वेश्चन है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है रे भाई। ठीक है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कि जब चार्जेस को रखा, दो बॉल्स को रखा, मान लीजिए आपके पास ये दो बॉल हैं, एक बॉल ये और एक ये बॉल, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों पे चार्ज क्या होगा? Q होने वाला है। क्लियर है। तो जब इनके बीच में हवा थी, जब हवा थी चार्जेस के बीच में, तो आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो? तो आप फोर्स को लिख सकते हो F0 इज इक्वल टू K, Q और Q, मतलब दोनों को लिखते थे हम, Q1 Q2 लिखते थे। तो यहाँ पे Q और Q है, नीचे उनके बीच का डिस्टेंस जिसको मैं बोलता हूँ कि R है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा R²। क्लियर है। इस K को आप कैसे लिख सकते हो? इस K को आप लिख सकते हो 1/4πε0, इस तरीके से लिख सकते हो। एप्सिलॉन नोट क्या शो कर रहा है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब इन दोनों के बीच में एयर है, हवा है, वैक्यूम है, ये चीज़ शो कर रहा है। तो ये बन गया ऊपर Q², नीचे हो गया ये R², एंड यहाँ पर K को हमने लिख दिया 1/4πε0। अब इन दोनों के बीच में आ गया कोई तीसरा, तो दोस्ती में आ गई भाई दरार। ठीक है, जब प्लास्टिक शीट आई चार्जेस के बीच में, तो दोस्ती में दरार आ गई। जो पहले बॉन्ड था इन दो बंदों का, वो बॉन्ड अब नहीं रहा। ठीक है, तो क्या हुआ? अब आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड K। ये K कौन है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर है भाई, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसमें से अभी देखिएगा Q² और नीचे 4πε0 R², ये तो क्या होता है? F0 होता है। तो मतलब Q², 4πε0 एंड R², ये क्या हो गया? ये F0 के बराबर हो गया। तो हमने इसको लिख दिया F0 एंड नीचे बच गया आपके पास K, एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर है। तो इसका मतलब जब प्लास्टिक शीट इंसर्ट की, तो जो हवा में फोर्स थी वो डिक्रीज हो गई है कितने फैक्टर से भाई? K फैक्टर से। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया, देखो इनके बीच की जो फोर्स थी, ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो फोर्स क्या हो जाएगी? K फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड ये टॉपिक आपका कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, एंड साथ में ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2014 के अंदर। क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है आंखों का धोखा। ये क्या है सर? इसमें क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात हम कर रहे होंगी, पर वो हमें दिखाई नहीं देती,
तो इसलिए थोड़ा मजाक करने के लिए आप लोगों के साथ तो लिखा हुआ है आंखों का धोखा, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या गया है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उससे के पास अगर हम एक अनचार्ज प्लेट रखते हैं, जैसा कि ये एक अनचार्ज प्लेट है, ठीक है। अनचार्ज प्लेट का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव को इंड्यूस करवा देगा। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वो आपका इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है चार्ज, उससे जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, एंड नेगेटिव में इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस पैटर्न को, ठीक है। एंड देखो बोला भी गया कि है पर दिखती नहीं है, अरे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आंखों का धोखा हो गया ये आपके साथ। एंड दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो टाइप है, ये जो टाइप है आपके पास, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से आए, वो आपको दो सेम चार्जेस भी बोल सकता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे घूम जाएंगी क्योंकि रिपेल होंगी, ठीक है, क्योंकि क्या होनी शुरू हो जाएंगी, रिपेल होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर दो हैं सेम मतलब डिफरेंट है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें जा रही है जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, मीन्स दो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब आपसे पैटर्न ड्रॉ करने के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, सेम चार्जेस के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो या डिफरेंट चार्जेस के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करती। हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से चलेंगी एंड नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी, नेगेटिव पर क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या है इसका आंसर अभी खोखलापन है। क्या खोखलापन है देखिएगा, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो चार्ज बॉडी के अंदर नहीं लाई करती, नहीं पाई जाती, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, दैट्स वाई ये क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। एंड ये क्वेश्चन कब आया था, ए पार्ट की अगर हम बात करें तो ए पार्ट 2019 और 2014 के अंदर आया था, और ये पार्ट 2014 एंड 2012 कंपार्टमेंट वालों में भी आया था। कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन क्यों करवाया हमें, हम तो रेगुलर वाले बच्चे हैं। अरे भाई कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके रेगुलर वाले में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये खोखलापन है कि अंदर से खाली होता है। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड खास बात क्या रहेगी इस वीडियो की कि कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, वाई डू नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन कब आया है, 2014 के अंदर आया एंड 2020 में, मतलब अभी जो लास्ट सेशन था उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है आया था, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आंसर क्या होगा, हम साथ साथ हैं। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम बंदे हैं, सेम परिवार के बंदे एक दूसरे को थोड़ा मारेंगे, वो एक दूसरे को थोड़ा कट करेंगे, हम साथ साथ हैं। तो क्या है इसका रीज़न भाई, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, इस तरह से क्रॉस होके, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। इसी तरीके से इधर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो मतलब एक पॉइंट से दो जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई थिंक जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है उसके तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। तो क्या बोला गया है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम। मतलब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक की वैल्यू है प्लस माइक्रोकुलम, मीन्स 1 भी आप बोल सकते हो 1 माइक्रोकुलम, एंड +4 माइक्रोकुलम, मतलब दोनों ही चार्ज पॉजिटिव के दिए हुए हैं। आर केप्ट 30 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों को 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। हाउ फार फ्रॉम द पॉजिटिव 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। क्या कहना चाहता है ये कि यहाँ पर आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पर रखा है, एक चार्ज यहाँ पर रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम, एक की वैल्यू 4 माइक्रोकुलम। अब इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइन हो रही है उस पर कोई एक पॉइंट हम बताओ, हमें कोई एक पॉइंट बताओ, कहाँ से बताना है वो बताना आपको 1 कूलम चार्ज से, 1 कूलम चार्ज से कोई पॉइंट ऐसा बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो हम यहाँ पे क्या करें, टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 30 है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कोई ना कोई एक पार्ट यहाँ पर जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट, सॉरी पार्ट नहीं, पॉइंट जिसको बोल रहे हैं हम, वो क्या है आपका पॉइंट पी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने बोला है, क्योंकि ये फर्स्ट मीन्स 1 कूलम चार्ज से ये बोल रहा है, 1 माइक्रो कूलम चार्ज से बोल रहा है, तो दैट्स वाई हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम x, ठीक है। तो आगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल है 30, तो ये हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें मजाक नहीं करना, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिएगा, तो एक बात देखो, इन्होंने क्या बोली है, विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 मतलब ये क्या है भाई, सुनो ध्यान से। मान लो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर P पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, या फिर हमें पता ही नहीं है कि E1 बड़ा है या E2 छोटा, तो मतलब हम E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हम इनको इक्वल करके लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, अगर हम पॉइंट P पर मानते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को माइनस में लिख के एंड इनको इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वेट हुआ। अब पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अब हम कैसे लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, के की वैल्यू लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू पहला वाला क्यू है, नीचे डिस्टेंस लिख दिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q2 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। डिस्टेंस अब कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 माइनस एक्स, तो दैट्स वाई यहाँ जाएगा 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में स्क्वायर आता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट कर दीजिए, ठीक है। एंड दोनों चार्ज कैसे हैं, एक की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम और एक की वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम, यही बोला इन्होंने, तो ये इससे कट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 4, तो ये देखिएगा यहाँ पे बन गया 1 और ये बन गया आपके पास 4। क्लियर है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन कर दो a माइनस बी स्क्वायर से, तो आपके पास आफ्टर सॉल्यूशन मिल जाएगी क्या, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमने अलग से एडवांस मैथ नहीं किया है, सिंपल कैलकुलेशन यूज़ होगी भाइयों और बहनों। क्लियर है, चलिए, मतलब घबराने की चीज़ नहीं है कि अलग से कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं की है या कोई लॉग हमने यूज़ नहीं किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है उसको किया है, तो सिंपल कैलकुलेशन यूज़ होगी भाइयों और बहनों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये जो क्वेश्चन हमने थर्ड किया, ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर भी आया था। एंड यहाँ पर खास बात क्या रहेगी, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर जो कर रहे हैं, क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसमें 3 मार्क्स 2 मार्क्स एंड साथ में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की चीज़ नहीं है, ठीक है, मज़ा आने वाला आपको। नेक्स्ट क्या है, एंड ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्यों बोल रहे हो सर आप, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखो, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, दिल्ली वाले एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, दिल्ली 2013 के अंदर कंपार्टमेंट में, दिल्ली 2014 के अंदर आया है। एंड खास बात है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब अब बच्चे कहेंगे बाकी नहीं है क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन, मतलब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज से भी उठ के आया हुआ है भाई, समझ गए। बाकी तो चलो टाइप्स पे हो गए, लेकिन ये एनसीईआरटी से प्रॉपर उठ के आया हुआ है, ठीक है। चलो करते हैं इसे, क्या बोला गया इसके अंदर, सॉरी देखिएगा, तो क्या बोला गया इसके अंदर भाई, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना आपको फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर, सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर आपको दिया जा रहा है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें से ये फील्ड जा रहा है। आपको बताना है, मतलब ये फ्लक्स जो बताना है आपको किस किस कंडीशन पर बताना है। ये पहली कंडीशन बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन है इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन।
मतलब जो स्क्वायर हम कंसिडर कर रहे हैं वो वाई जेड के बिल्कुल पैरेलल है। तो चलिए पहली टाइप को करते हैं, देखिएगा पहला पार्ट पहला पहला प्यार है ना, वही चीज़ है ये। तो ये पहला पार्ट है भाई, पहला प्यार नहीं है ये, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमें ये तो फॉर्मूला पता ही है, ये फॉर्मूला हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला ये गिवन है, हमें पता होता है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छी बात है, दिया हुआ है। तो कहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो आई कैप बोला, तो आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर लिए। ये देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। क्लियर है, आपको दिख रहे होंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है, क्लियर है। तो आई कैप लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ये वाई जेड के पैरेलल है। तो वाई जेड तो ये रहा ना, ये वाई जेड ही तो है सारा, ये वाई जेड तो बन रहा है, इस वाई जेड के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब यहाँ पे रखा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, ये भी कहाँ पर होगा, ये भी एक्स की तरफ होगा। कॉमन सी बात है कि आपने एक्स वाई जेड बनाया एंड जो स्क्वायर है आपका वो कहाँ पर है, वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन के अगर पैरेलल है तो उसका सरफेस एरिया कहाँ होगा, उसका सरफेस होगी एरिया होगा बाहर की तरफ, मतलब जहाँ पर ऑब्जर्वर है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों एक साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो जीरो होगा। वैसे हमें थीटा की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर हमें ये पता लग गया कि किस एक्सिस के अलोंग है, तो हमें पता लग चुका है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम आई कैप यूज़ कर लेंगे। अगर वाई होता तो जे कैप यूज़ कर लेते, अगर जेड होता तो हम के कैप यूज़ कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई डॉट आई क्या हो जाएगा भाई, आई डॉट आई इज़ 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो बाकी देखो ये प्लस का 3 है, tan 3 एंड ये माइनस का tan 3 है। तो ये और ये इससे कट गए, तो आपके पास बचा सिर्फ क्या, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स आप लोगों के पास आ गया। क्लियर है। चलिएगा आगे क्या बोला है कि इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एंगल का खेल होने वाला है। क्या खेल होने वाला, देखो अब ये क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोला है द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, मतलब ये एस की बात कर रहा है। ये एंगल बनाता है कितना, मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, मतलब कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है, जैसे कि ये नॉर्मल था, इसको हम टेढ़ा कर दें, कितना टेढ़ा कर दें, ये 60 डिग्री एंगल बना ले किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एक्स एक्सिस था, ये पहले समझा दिया मैंने, दैट्स वाई इसको बार बार हम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, एक्स एक्सिस एंड इसके साथ बन गया यहाँ पे कितना, 60 डिग्री का एंगल। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, एरिया वेक्टर आपके पास 60 है, तो कॉमन सी बात है कि एंगल कितना दे रखा, कहने का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। तो cos 60 हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ये है 30, 45, ये 60 है, तो इधर चल रहे हैं, तो मीन्स 1/, हम 4 का अंडर रूट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। एंड देखिएगा एक चीज़, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक चीज़ कर रहे हैं कि जो ये वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम यूज़ कर रहे हैं 10-3। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो तो कट एक जीरो तो कट जाती है और रह जाती है 3 जीरो, मीन्स 10-3 ऊपर चला गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, मतलब यू हैव टू चेंज द सेंटीमीटर इनटू मीटर। क्लियर है। तो ये हुआ आपके पास भाई फ्लक्स का आंसर। तो ये थे इसके दोनों पार्ट, ये पार्ट हमने कर लिए एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी। कब कब ये क्वेश्चन आया हुआ है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ किस चीज़ का खेल था यहाँ पे, एंगल का खेल था, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल यूज़ नहीं किया एंड यहाँ पर इस वाले टॉपिक के अंदर हमने एंगल को यूज़ कर लिया भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हुआ 4th, क्वेश्चन नंबर 5th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th आप लोगों को क्या कहता है देखिएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर आपको दिया क्या है, क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर एंड 2019 के अंदर। सर दिल्ली वाले क्यों करवा लो भाई, दिल्ली वाले जो होते हैं वो एनसीईआरटी कवर करते हैं प्योर, मतलब दिल्ली वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से सीधा उठ के आते हैं, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्यू टू डाइपोल निकालना है, ऑफ डाइपोल मोमेंट जिसकी दे रखी है कि पी वेक्टर है, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर निकालना है, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है भाई, इक्वेटोरियल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक डाइपोल हमने लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर आप बता सकते हो कि देखो
कि ये हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज और ये है हमारे पास क्या, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है, एक है हमारे पास क्या, माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 2a, तो हमने इसको लिखा a एंड a। सिंपल सी बात है कि आधा आधा हम कर रहे हैं, ये सेंटर है इसका। क्लियर है। अब हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा कि ये जो डाइपोल है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो और इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट P पर, मान लो ये पॉइंट P मैं ले रहा हूँ एंड यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q0। क्या नाम है, Q0। और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ये कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। चलो तो क्या होगा, अब देखो भाई यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर A लिखा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस हमने बोल दिया r है। तो कॉमन सी बात है कि अब ये डिस्टेंस a हो चुका है, ये r हो चुका है, तो हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करें, पॉजिटिव से जो फील्ड होता है बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकल रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को भी रिपेल करता हुआ ले जाएगा उधर की तरफ, मतलब इस पॉइंट की वजह से जो फील्ड है वो चला गया इधर। क्लियर है, समझ में आया। चलो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर खींच सकता है, मतलब इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड है अंदर की तरफ। किधर है, अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो ये आ गया इसकी तरफ आ गया, ये सिंपल है। चलो तो हमने ये डिस्टेंस लिख दिया और ये डिस्टेंस लिख दिया। ये डिस्टेंस कैसे लिखे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें क्या करना है कि अगर मान लो यहाँ पर एंगल है थीटा, तो कॉमन सी बात है कि ये एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा एंड साथ में ये एंगल हो जाएगा कितना, थीटा। तो मतलब अब आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक बार इसको ट्रायंगल मान लो ऊपर वाले को, ठीक है, एक बार नीचे वाले को ट्रायंगल मान लो एंड यहाँ पर एंगल बन रहा है इसके साथ, तो ये बेस है, ये क्या है, बेस, एंड बेस को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉमन सी बात है कि जब भी आपको बेस फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा कंपोनेंट निकालोगे, तो आप कोस कंपोनेंट निकालोगे। तो एक कंपोनेंट आ गया हमारे पास EB कोस थीटा, दूसरा आ गया EA कोस थीटा। मतलब दोनों कंपोनेंट आपके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कंपोनेंट आपके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट्स वाई दोनों कंपोनेंट आपके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इनको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनकी वजह से ही निकालेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो E इज इक्वल टू EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा की वजह से होगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे पहले लिख तो लें कि भाई B की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है, A की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड A, मतलब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो माइनस KQ जो लिखना था वो प्लस का KQ लिख दिया, नीचे हो गया r² प्लस a²। सर इनके बीच का डिस्टेंस तो अंडर रूट में है, फिर आप स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, अरे भाई अंडर रूट कट गया ना स्क्वायर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे स्क्वायर आता तो ये स्क्वायर ने इस अंडर रूट को कट कर दिया, तो क्या रह गया आपके पास, r² प्लस a² रह गया। क्या रह गया, r² प्लस a² आपके पास रह गया। उसके बाद है EB को भी लिखेंगे KQ बाय r² प्लस a² से, सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये हमें मोड कर देना है, तो कॉमन सी बात है ये पहले नेगेटिव था, मोड हो गया तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ही है, तो कॉमन सी बात है सेम आने वाला है। तो दोनों सेम हुए, इसका मतलब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2EA कोस थीटा से। तो 2 लिखा, EA लिखा हमने, ये रहा EA एंड साथ में यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा। कोस थीटा कहाँ से आया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो, या इस साइड से निकाल लो या फिर आप इस साइड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो कोस क्या होता है, बेस इज A, क्योंकि ये रहा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितनी है, r² प्लस a² का 1/2 है, तो यहाँ पे हो गया 1/2। बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो गई एंड यहाँ पर बन गया 3/2। तो देखो Q इंटू 2a वो क्या हो गया, P हो गया। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a, ठीक है। तो बाकी बचा क्या, KP अपॉन r² प्लस a² 3/2 यहाँ पर बच गया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी कि ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, आप बोल सकते हो ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एंड शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करना चाहिए, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि डाइपोल ये वाला जो डिस्टेंस है ये छोटा हो जाए, मान लो ये बहुत छोटा हो जाए, ये इतना ही हो जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मीन्स r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो r को कर देंगे हम क्या, नेग्लेक्ट कर देंगे, r को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे a को उड़ा देते हैं, मीन्स a की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं, a की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या रह गया, KP नीचे हो गया r² इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे r, मीन्स इक्वेटोरियल के लिए आप ये बोल सकते हो 1/2
आर क्यूब होता है। कितना होता है? 1/r³। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, 2020 और 2017 के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप है ये। एंड इसके अंदर आपको एक तरह से क्या निकालना है? इसमें आपको एक तरह से टॉर्क निकालना है भी। ठीक है, क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। क्लियर है? टॉर्क आप निकाल रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। किसकी टॉर्क बोली है? डाइपोल की, जब उसको प्लेस किया जाता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। मतलब आपको क्या बोल रहा है ये कि डाइपोल मोमेंट है कितनी P, उसको रखा जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड आपको उसके ऊपर लगने वाली टॉर्क निकालनी है। ठीक है, चलो सिंपल है, करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से हम बनाते हैं इसको। ठीक है, बना दिया। अब इसके अंदर हमने रख दिया डाइपोल, तो इसके अंदर हमने डाइपोल रखा इस तरीके से। अब सर इसको ऐसे क्यों नहीं रखा, या बिल्कुल ऐसे सीधा क्यों नहीं रखा, इसकी भी बात करेंगे। हमने इसको कुछ एंगल पर रखा। कुछ एंगल क्या? ये एंगल बना रहा है कितना है? थीटा। किस किस के बीच का एंगल है ये भाई? डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है कौन? थीटा। अब एक एंड पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। देखो, एक एंड पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और एक एंड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फील करता है, तो वो फोर्स हमने लिख दी प्लस QE। एंड जो नेगेटिव होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है, तो ये नेगेटिव QE। मतलब एक चीज़ ऐसे रखी हुई है हमने, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे रखा हुआ हमने। एक यहाँ पर फोर्स लग रही है, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है दूसरे सिरे से यहाँ पर, एंड इक्वल फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब कि जो नेट फोर्स होगी वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपके पास नेट फोर्स लग रही हो एंड वो फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, और दूसरी बात कि ये फोर्स कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पर नहीं है ना, मतलब एक उधर खींच रही है एक उधर खींच रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा इसके बीच में। क्लियर है? चलिए, सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स आप या प्लस वाली या नेगेटिव वाली, उनका मैग्नीट्यूड करेंगे, साथ में उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए, तो आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड करेंगे तो QE आ गया हमारे पास, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। कैसे आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये देखो ना, एक फोर्स ये रही, एक मिनट रुकिएगा, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, तो आपको इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता भी यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके बीच यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस इज ये कितनी लेंथ है? ये डाइपोल की लेंथ है 2a, तो यहाँ पे आ गया 2a, मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास? 2a साइन थीटा। कितना आ गया? 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2a साइन थीटा। एंड हमें पता है कि जो P होता है वो Q इंटू 2a होता है। हमें पता है कि जो P होता है वो Q इंटू 2a होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? टाउ क्या बन गया? QE, और जो ये 2a था, देखो ये Q और ये 2a, ये क्या बन गया आपके पास? P। तो यहाँ पर लिख दिया हमने P, साथ में बाकी जो चीज़ें हैं उनको लिख दिया, PE साइन थीटा लिख दिया। तो साइन थीटा को खत्म करो तो क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन कंपोनेंट जब आप खत्म कर रहे हो तो आप इसको क्रॉस लिख सकते हो। तो टॉर्क यहाँ से पता लगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात कि मिनिमम मैक्सिमम कब हो रही है टॉर्क? देखो, जब अगर हम एंगल को जीरो कर दें, मतलब जब डाइपोल को ऐसे रख दें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको ऐसे रख रहे हैं, तो इसका मतलब या आप ऐसे रख दो या एंटी रख दो इसके, ठीक है, डाइपोल को। तो मतलब या तो जीरो एंगल कर दो या आप 180 एंगल कर दो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टॉर्क लग रही है वो जीरो लग रही है, मिनिमम लग रही है। मैक्सिमम के लिए क्या है? ऐसे। ठीक है, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपके पास क्या? ये हुआ आपके पास टॉर्क। एंड टॉर्क हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। एंड टॉर्क क्या करती है? टॉर्क्स ऑन ए डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो टॉर्क होती है वो डाइपोल को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन कैसे करेंगे? डायरेक्शन इसकी हमेशा क्या होती है?
परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी आपका होता है, ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन किससे दी जाती है, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से भी दी जा सकती है। आपको हमेशा स्मॉल एंगल कंसीडर करना है। क्या एंगल कंसीडर करना है, स्मॉल एंगल, ठीक है। मान लो यहाँ पर पी जा रहा है, यहाँ पर आपके पास ई जा रहा है, तो इनके बीच में स्मॉल एंगल ये है, ना कि ये, ठीक है। तो स्मॉल एंगल किस तरीके से होगा वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड पिछला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत बार ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें पूछा गया आपसे कि जो ये डाइपोल है कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको, कब स्टेबल होता है एंड कब अनस्टेबल होता है। यहाँ पर क्या बोला गया आपको, देखिएगा, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन ए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये पूछ रहा है कि स्टेबल एंड स्टेबल की कंडीशन कौन सी होती है 2020 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर ही पेपर में आया था ये, दिल्ली 2017 एंड ऑल इंडिया 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। देखो अगर हम बात करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर थीटा को ले रहे हैं हम 0, थीटा को अगर हम ले रहे हैं 0, तो इसका मतलब उस पर जो टॉर्क लगेगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये तो सिंपल बात है ना। चलो मतलब अगर टॉर्क लग ही नहीं रही उस पर, तो मतलब फिर तो वो बिल्कुल स्टेबल है। चलो कई बच्चे बोलते हैं कि सर एनर्जी स्टोर्ड से बता दो, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा होता है। मतलब एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपको उतना काम करना पड़ेगा। आपको एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल का मतलब होता है कि आपको काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा कि टॉर्क उसको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, लेकिन आप उसको काम करके उसी पोजीशन में रखना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब आपको देखो थीटा अगर 0 कर रहे हो तो cos 0 यहाँ पर रखने से आपको u की वैल्यू कितनी मिल रही है, -PE, मतलब -PE। इसका मतलब यहाँ तो आपको कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, माइनस में एनर्जी चली गई है। तो मतलब ये पोजीशन जो है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, कोई उसके अंदर हलचल नहीं होने वाली डाइपोल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, थीटा अगर 0 हो 180 हो जाए, मतलब अभी क्या था कि सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर एंटी पैरेलल हो, मतलब फील्ड ऐसे जा रहा है और यहाँ पर हो जाए कि आपका डाइपोल यहाँ नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, क्लियर है। तो क्या होगा, आपको पता है कि u कैसे लिखते हैं, -PE cos थीटा से लिखते हैं, -PE cos थीटा से लिखते हैं, तो लिख दिया। अब cos 180 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, प्लस का e, मतलब एनर्जी आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी आपको पॉजिटिव में चाहिए, ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी किसके ऊपर, भाई डाइपोल को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल पोजीशन है, ठीक है। तो ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर इसने ये बोला था। इन क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कब कब ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोज इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो भी अपने अपने को मारते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है आपके पास, एंड वो क्यूब क्या करता है, 2 चार्ज रखता है, मतलब डाइपोल रखता है। डाइपोल का आपको पता है कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है कि वहाँ पर तो चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो भाई इस अपने ने इस अपने को मार दिया, नेगेटिव क्यू प्लस क्यू हुआ, तो ये बन गया कितना, टोटल चार्ज एनक्लोज हुआ 0 हुआ। कॉमन सी बात है। या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही होंगी। तो इसलिए जो आपका चार्ज एनक्लोज है वो भी इसलिए आप बोल सकते हो कि 0 है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फ्लक्स 0 है। सिंपल सा आंसर हो गया क्या, कि फ्लक्स जो हो गया वो 0 हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर था 8वां एंड ये आया था 2012 एंड 2015 के अंदर, ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018, 20 और दिल्ली 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया होता है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। पहले से इसने बोल दिया है ये कितना है, 1 मीटर का है। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 1 मीटर है। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको इस तरह से लिखा गया है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 25 सेंटीमीटर है। इसको इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा गया, मतलब ये x है, ये y है, ये z है। क्लियर। अब क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 50xi से दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, i का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो सीधा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर फील्ड ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें जो फेस, जो एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा उसे ही कंसीडर करना होगा। मतलब
ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, मतलब ऐसे ही बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल बात हो रही है, ऊपर नहीं जा रहा फील्ड, ना ही जेड एक्सिस पे आ रहा। चलो, वेयर ई इज इन न्यूटन कूलम, ठीक है, एंड एक्स इज इन मीटर, मतलब एक्स जो है वो एक डिस्टेंस है, ये एक्स क्या है, यहाँ पर जो 50 के साथ एक्स लगा है, ये जो 50 के साथ एक्स है, ये क्या है भाई, ये मीटर है, मतलब डिस्टेंस है ये एक तरह से। चलो कर लेते हैं। और साथ में इन्होंने बता दिया डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये जो पहला फेस है ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो पहला पार्ट निकालते हैं। पहले पार्ट में क्या बोला गया है, द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या होने वाला है, गिवन है कि ई इतना होगा, एक्स बता दिया कि डिस्टेंस है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे इसके एंटी पैरेलल हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर निकालते हैं, इस क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बोला है कि 50 XI होता है, तो x जो है वो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर हुआ, तो 1 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये बना दिया 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो अब दूसरे के लिए निकालते हैं। यहाँ तक भाई, यहाँ से लेके ओरिजिन से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस चलना पड़ेगा कितना, 2 मीटर का। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ 1 मीटर है एंड यहाँ भी डिस्टेंस कितना 1, तो 1 और 1 हो गए 2, तो दैट्स वाई 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो मतलब अभी हमने क्या किया है, अभी हमने फील्ड निकालना है, इस फेस पे कितना फील्ड है और इस फेस पे कितना फील्ड है, ये निकाल दिया इससे और इससे। बट ये तो नेट फ्लक्स पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, चलो अब देखो फ्लक्स ए पोजीशन पर, मतलब ए यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ पर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो कि भाई ई ए को डॉट होता है, डॉट को ओपन किया तो वो कोस हो गया, थीटा को मैंने 180 लिखा। क्यों लिखा, देखो यहाँ पर फ्लक्स फील्ड जा रहा है ऐसे, ये जो एरिया वेक्टर आप ले रहे हो, ये जो फेस ले रहे हो, इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे इधर है भाई, कॉमन सी बात है, जहाँ से देख रहे होते हैं जो पोर्शन होगा उसकी साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया क्या, 180 का एंगल। तो 180 का एंगल हुआ, बाकी चीज़ों को लिखा, 50 है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को बना लो क्या, मीटर स्क्वायर, तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10⁻⁴ लिख दिया, साथ में cos 180 -1, तो बस सोल्व किया तो आपके पास आ गया ये। इसी तरीके से आपको फ्लक्स एट बी करना है। बी में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस फेस का वो भी इसी डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ पर थीटा हो गया 0 एंड 0 cos 0 हो गया 1, तो बाकी चीज़ें क्या बची, ई और ए। तो ई कितना था 100, ए कितना था 25 इंटू 10⁻⁻⁴ था हमारे पास। तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया एक, ये दूसरा आ गया, तो दोनों को नेट निकालना है, तो सिंपल ऐड कर दो तो आपके पास नेट आ जाएगा, नेट आएगा 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर क्या है, चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर, किसने कितना चार्ज एनक्लोज किया। तो चार्ज एनक्लोज कैसे निकाल लेंगे, सिंपल हम गॉस लॉ को यूज़ कर लेंगे, सिंपल गॉस लॉ यूज़ होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज ये होता है, तो मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फाई की वैल्यू आप सबको पता है, यहाँ रही, ये निकाली थी भाई, ये रही। ठीक है, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही 8.85 इंटू 10⁻12, तो आपके पास आ गया कितना, चार्ज। एंड चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट कितनी होती है भाई, कूलम होती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हुआ हमारे पास अपना 9th। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, ऑल इंडिया 2018 के अंदर आया, दिल्ली वाले क्वेश्चन के अंदर भी आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब ये पक्का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया। आपको बोला गया डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। चलो डिफाइन कर देते हैं। सुनो 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 सुनो, इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है, कटिंग थ्रू ए सरफेस, किसी एक सरफेस को कट कर रही हैं, बट कंडीशन रहेंगी नॉर्मली, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड ये कैसी क्वांटिटी है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम देखो ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉमन सी बात है कि ये कैसा है, स्केलर है आपके पास, कैसा है ये, स्केलर है। चलिए तो अब और क्या पूछा इसके अंदर, तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बाकी है अभी। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि आपको यहाँ पर एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड्स कितनी हैं, डी 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 और डी हैं, इस स्क्वायर के सेंटर से
मतलब आपने एक स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर के सेंटर से हाफ डिस्टेंस मतलब d/2 पर, मतलब एक तरह से कि आपने क्या किया, आपने ये किया, अरे इसको यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर बीच में जाके एक चार्ज रख दिया किसी एक क्यूब के, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपने क्यूब के जाकर चार्ज रख दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यूज गोज लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अरे भाई सिंपल सा, ये तो क्या होता है, फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब ये आपको क्यूब के लिए पूछ रहा है, तो सारे फेसिस के लिए आप बोलोगे तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारे फेस इसको शेयर कर रहे हैं इस चार्ज को। क्लियर है। चलो अब अगर वो पूछता कि एक फेस से निकालो, तो एक फेस से आप कैसे कर सकते हो, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। क्लियर। तो ये हो गया डेरिवेशन, मतलब इसमें प्रॉपर डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, सिंपल ही पता है भाई फाई कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू कर रहा है, तो नीचे अपने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। एक फेस के लिए बात करता तो नीचे 6 हो जाता, क्योंकि ये जो चार्ज है टोटल वो डिवाइड हो रहा है कितने फेसिस से, 6 फेस से, मतलब शेयर हो रहा है 6 फेस से। ठीक है, चलिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th एंड कब कब आया ये बता दिया गया है। आगे चलते हैं। फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है इस बात से, सुनो ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद करने का तरीका ये। इफ पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड। क्या बोल रहा है कि अगर इन d को डबल कर दें, अगर इन d को हम डबल कर दें और इस जहाँ पे ये d था, मतलब इन d को 2d कर दें और डिस्टेंस को यहाँ से d/2 से d पर ले जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। एक डब्बे में बंद कर रहे हो एक चार्ज को, एक डब्बे में एक चार्ज को बंद कर रहे हो, एक ही चार्ज रख रहे हो, चार्ज थोड़ा चेंज कर रहे हो तुम। क्योंकि देखो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू एनक्लोज, कि कितना चार्ज एनक्लोज हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो कोई जो फ्लक्स है उसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका क्यू एनक्लोज कितना होगा, यहाँ पे क्यू एनक्लोज तो सेम पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर वो सेम ही रहने वाला। तो आंसर होगा आपका फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए, स्टेट गोज लॉ ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। मतलब आपको ये बोल रहा है कि गोस थ्योरम निकाल दो, मतलब गोस थ्योरम लिख दो, एंड उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वायर वाली, चार्ज वायर वाली, उससे कुछ डिस्टेंस r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं। पहले डिफाइन करते हैं, डिफाइन में तो बहुत ईजी है, अच्छे तरीके से याद कर लोगे आप। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इन वैक्यूम is 1 by epsilon naught times. According to Gauss law, total flux over a closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by closed surface. समझो ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है कि टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस जो होता है, कि जो टोटल फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज सरफेस वो क्या होगा, और ये कहाँ पर है, वैक्यूम में, इज 1 बाय न्यू नॉट टाइम्स। मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 बाय न्यू नॉट टाइम्स लिखना है, यहाँ पे 1 बाय न्यू नॉट टाइम्स किसके, द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब एक सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, जो वो चार्ज एनक्लोज कर रहा है उसका 1 अपॉन न्यू नॉट टाइम्स इक्वल होगा वहाँ से निकलने वाले फ्लक्स के। सिंपल है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, मतलब ये क्या बोला गया था आपको कि यहाँ पर आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी से डील करना, मतलब एक वायर लेनी है जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, एंड इससे डिस्टेंस r पर आपको कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई लाइन पर चार्ज है, तो लाइन पर चार्ज है तो मतलब हर एक डायरेक्शन में फील्ड लाइन्स जा रही होंगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर फील्ड, हर एक डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है। तो हमने इसको क्या किया, एनक्लोज कर लिया बाय यूजिंग सिलेंडर, एंड सिलेंडर की लेंथ हमें पता है जो कि कितनी है, L है, एंड ये इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो उतना ही रखा जितने डिस्टेंस पे ये पूछना चाहता है, तो इसको रख दिया R, एंड साथ में इसको बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब ये सिलेंडर के 3 फेस हुए, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, एंड एक फेस हो गया ये वाला। क्लियर है कि एक फेस हमारे पास ये वाला है, एक ये वाला, मतलब आमने सामने के फेस, ठीक है, एंड एक उसका जो कर्व्ड सरफेस है। चलो फील्ड कैसे जा रहा है भाई, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव रखा हुआ है, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव रखा हुआ है, तो इसका मतलब फील्ड ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे बाहर निकल रहा है।
तो फील्ड निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक फेस लिया, इस फेस का ये एक सरफेस एरिया लिया एंड इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, तो वो ऊपर की तरफ मुझे मिला। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का। सेम यहाँ पर भी एंगल बन जाएगा कितना, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से ऐसा जा रहा है भाई। इसका ये जो एरिया है, इसका सरफेस एरिया का वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे से मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। चलो, तो मतलब गॉस थ्योरम के अंदर डॉट आता है। डॉट का मतलब जो cos 90 हो गया तो उसको तो हम यूज ही नहीं करेंगे, वो तो जीरो हो गया। तो मतलब ना तो इसको यूज करो ना इसको यूज करो, सिर्फ आपको अब ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये एक लाइन चार्ज है, इससे फील्ड बाहर जा रहा है एंड इस पे एक सिलेंडर बनाया हुआ है। इस सिलेंडर पे कहीं पे भी आप एरिया कंसिडर कर लो, हर एक जहाँ पे भी आप एरिया कंसिडर करोगे वहाँ से वो वेक्टर निकल रहा होगा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। तो बस हमने गॉस थ्योरम लिखी। फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ई डॉट डी एस को ओपन किया कितने फेस के लिए, अपर फेस के लिए, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस है बीच वाला एंड साथ में लोअर सरफेस के लिए, ठीक है, लोअर प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग हमने लिखा। एंगल मैंने आपको बता दिए कितने होंगे। डॉट को ओपन करते हैं तो कोस में जाते हैं, 90 वाले बन जाएंगे 0 और बाकी बच जाएगा ये। अब यहाँ पे ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगी, पूरा एरिया हो जाएगा इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखा हमने ए। अब ये ए कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πrl से लिख सकते हैं। तो ये लिखा हमने ई इंटू 2πrl, किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। एंड फाई को कैसे लिखते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, सिंपल है। चलो, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई क्यू बाय नीचे आ गया यहाँ पे कौन, 2πrl, ठीक है। एंड क्यू बाय एल हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो क्यू बाय एल होता है, कि जो क्यू बाय एल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो लैम्डा के इक्वल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। बस उसको यहाँ पर यूज कर लिया, उसको यहाँ पर हमने क्या किया, यूज कर लिया। क्लियर है। तो इसलिए हमने इसको ये लिख दिया क्या, कि क्यू बाय एल हो गया लैम्डा एंड यहाँ से हमारे पास मिल गया क्या, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। मीन्स इज जो है वो इन्वर्सली है किसके, आर के, डिस्टेंस के। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला गया, यहाँ पे आपको 2 शीट दी गई हैं। एक शीट ये रही, एक शीट ये रही। ज़्यादा चालाकी नहीं फिजिक्स से, वो चालाकी कौन सी है मैं आपको बताने वाला। देखो, फर्स्ट शीट ये रही, सेकंड शीट ये रही। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। क्या शो कर रहा है, नेगेटिव। सिग्मा इज शोइंग द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव सिग्मा इज शोइंग द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे कर क्या रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आपको शीट के बीच में फील्ड निकालना है और शीट के आउटसाइड में। आउटसाइड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों साइड में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में निकालते हैं। अब पॉजिटिव से जो फील्ड जाता है वो बाहर जाता है, तो मतलब इस पॉइंट के लिए जो फील्ड होगा ऐसे जा रहा होगा। नेगेटिव में फील्ड अंदर आता है तो इस पॉइंट से फील्ड ऐसे अंदर आ रहा होगा ना, मतलब दोनों फील्ड इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब बिटवीन द शीट आप लिख सकते हो कि फर्स्ट शीट की वजह से प्लस सेकंड शीट की वजह से। प्लस लिखना है आपको क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सिंगल शीट की वजह से कितना होता है, सिंगल शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे क्या कलाकारी करेंगे, यहाँ पे प्लस सिग्मा दिया हुआ था, चलो लिख दिया प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, बच्चे क्या कलाकारी करेंगे, माइनस दिया हुआ था यहाँ माइनस लिख देंगे। अरे भाई मैंने बोला ज़्यादा चालाकी नहीं फिजिक्स के साथ। क्यों, अरे भाई ये जो माइनस है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया पहले से ही। अब एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लिया फिर उसको नेगेटिव कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो तुम तो। फिर मतलब एक चीज़ को पहले सीधा कर दिया फिर उसको उल्टा कर रहे हो। क्या क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये चालाकी नहीं करनी है फिजिक्स के साथ, नहीं तो फिजिक्स तुम्हारी ले लेगी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो दोनों को सोल्व करो, ऊपर बन जाएगा कितना 2 सिग्मा, नीचे होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चलिएगा। तो ज़्यादा चालाकी नहीं करनी है, पढ़ना है फिजिक्स को अच्छे से समझना है। तो ये हुआ बिटवीन द शीट। आउटसाइड द शीट की बात करें तो देखो आउटसाइड, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो नेगेटिव के अंदर फील्ड जाता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ इस पॉइंट से फील्ड जा रहा है। पॉजिटिव से बाहर आता है तो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है फील्ड, मतलब दोनों फील्ड बाहर अगर हम नोट करें तो दोनों फील्ड जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, तो यहाँ पर हमने माइनस किया। एक दे रखा हमें सिग्मा, एक शीट की वजह से हमें पता होता है कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट की वजह से हमें पता है कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, नेगेटिव का खेल क्यों नहीं ले रहे हो भाई, डायरेक्शन डिसाइड कर तो दी, तो नेगेटिव का खेल मैं क्यों लूँ। जब मैंने नेगेटिव का खेल अगर लेना होता है तो मैं
फिर चार्ज डेंसिटीज का क्या काम है, चार्ज डेंसिटी से हम क्या पता लगा रहे हैं, उससे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कौन सी प्लेट नेगेटिव है एंड उस पर डायरेक्शन कैसे जा रही है, बस, और कुछ भी नहीं डिसाइड कर रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, 0। तो कोई सी भी साइड में पूछे, चाहे यहाँ पर पूछे चाहे यहाँ पर पूछे, तो ये होने वाला है आपके पास 0। चलिए, तो चालाकी हो गई हमारी। नेक्स्ट आपके पास चेक द सीरीज का जो क्वेश्चन है वो 13वां क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लार्ज प्लेन थिन शीट। मतलब कि आपको एक थिन शीट लेना है, ये एक थिन शीट लेना है, इसको चार्ज कर लेना है, ये चार्ज कर लिया, ठीक है। अब एक थिन शीट है, इतनी पतली शीट है कि इससे फील्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी, इधर भी और इधर भी फील्ड जाएगा। तो इसको एनक्लोज कैसे करें, इसके फील्ड को, इसके फील्ड को एनक्लोज करने के लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या, इसके बीचों बीच एक सिलेंडर पास कर देंगे इस तरीके से, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। एंड इस तरीके से पास करेंगे कि इसका डिस्टेंस यहाँ और यहाँ बराबर होना है, ये आर और आर होना है। तो ये थिन शीट है हमारी पास जो कि चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस आपका, एंड ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम, एस लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं भाई। क्लियर है, समझ में आया, चलिएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है कि जो मतलब फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है। चलो, अब यहाँ पे कितने फेस बन रहे हैं हमारे पास, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है और एक फेस ये बन रहा है। वही बात है कि प्लेन फेस है एंड एक कर्व सरफेस है। चलो, तो पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे जा रहा होगा, इसका जो फेस है, ये जो फेस है, इसका डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक उसका एरिया वेक्टर का, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब इन फेसिस के लिए जो एंगल होने वाला है वो 0 होने वाला है, इस फेस के लिए भी एंगल कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। फील्ड ऐसे निकल रहा है और यहाँ पर कर्ड है, फील्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ पर कर्ड है, ऐसे ये कर्व्ड एरिया, इससे ऊपर एरिया वेक्टर का होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको ऊपर की तरफ। क्लियर है, जैसे ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ बन गया 90। मतलब मुझे सिर्फ ये फेस चाहिए, ये फेस, इस फेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट प्लेन सरफेस, ये वाला लेफ्ट प्लेन सरफेस, राइट प्लेन सरफेस, राइट प्लेन सरफेस एंड साथ में कर्व्ड सरफेस, ये किसके इक्वल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। मैंने बताया कि जो हमारे 90 वाले हैं उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब इस बीच वाले को हम नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, दैट्स वाई इसको हम क्या कर रहे हैं, cos 90 0 हो रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको लिख दिया कितना भाई, इन दोनों को अगर लिखते हैं तो ई डी एस cos 0 हो गया 1, यहाँ पे cos 0 हो गया 1, तो क्या बचा, ये ई डी एस बचा, यहाँ पे ई डी एस बचा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 ई डी एस के इक्वल हो गया। यहाँ से 2 ई बाहर आ गया क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे डी एस की। इंटीग्रेशन डी एस की अगर आप कर रहे हो तो आप किस एरिया को ले रहे हो, आप इस एरिया को ले रहे हो ना, ये तो हमारे जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, जैसे cos 90 हुआ तो वो 0 हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम क्या सिर्फ ये। तो ये कितना होगा भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा डी एस का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि डी एस का क्या हो गया, एस बन गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बन गया, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू 2 ई डी एस, ई बाहर आ गया, डी एस किया, एंड किसके इक्वल होता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। डी एस बन गया किसके इक्वल, एस के इक्वल। तो ये डी एस चला जाएगा कहाँ पे, डी एस चला जाएगा नीचे। डी एस का मतलब यहाँ पे एरिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एस भी लिख सकते हो। तो क्यू बाई जो एस होगा, क्यू बाई जो एस होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बन जाएगा। ये हो गया आपके पास क्यू बाई एस इज सिग्मा। क्लियर है, देखो ना भाई, क्यू बाई एस हो गया सिग्मा, और क्यू था पहले एप्सिलॉन नॉट था, ये इसके नीचे भेज दिया हमने, तो ये वाली कंडीशन आ गई। एंड क्यू बाई एस इज सिग्मा, तो ये बन गया आपके पास क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम अभी शीट के केस में बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर कंडक्टिंग के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हट जाता है, जैसे कि अभी हमने प्लेट्स के बारे में देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन चार्ज है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, अरे इस तरीके का तो हम अभी करके आए हैं, अभी हम करके आए हैं, कौन से वाला है, ये वाला है। ये देखो, ये एक लाइन चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब ये आपको इसका जो ये फॉर्मूला आता है, मीन्स ये फॉर्मूले पर ग्राफ बनवाना चाहता है। तो आपको रिलेशन पता है
कि ई क्या होता है 1/r होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कि हमें पता है जैसा कि हम जानते हैं कि ई क्या होगा λ/2πε0r होगा। तो मतलब ई यहाँ से क्या निकल रहा है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे इन दोनों के बीच में तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है ई भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये थोड़ा इस तरीके से क्यों, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी तो हैं आपके पास, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, ये इस तरीके से चेंज हो रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14 एंड ये गॉस लॉ की जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है एंड उसका जो है यहाँ पर ग्राफ पूछा गया है बहुत सिंपल वे में। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ये 2020 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने रख दिया कहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लग गई। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने पर क्या होता है भाई, देखो ऑप्शन आपको सारे दे रखे हैं। होता क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं आपको रीजन दे देता हूँ। इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, देयर वुड बी ए नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। मतलब अभी हम पढ़ के आए थे जब डाइपोल हमने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर नेट फोर्स जो होती थी वो जीरो होती थी। बट यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स होगी। अगर कुछ ना कुछ फोर्स बच जाएगी तो इसका मतलब देखो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल होगी यहाँ पर इन एडिशन टू द टॉर्क एंड रिजल्टिंग मोशन वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि डाइपोल ऐसे तो घूमेगा ही, साथ में वो आगे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेट फोर्स वहाँ पे जीरो नहीं हो रही है, नेट फोर्स बच रही है, तो वो फोर्स उसको घुमाने का, आगे तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या होगा यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों प्रोड्यूस करेगा मोशन के अंदर, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये करेगा ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड ए टॉर्क। मतलब फोर्स भी फील करेगा, टॉर्क भी फील करेगा, वहाँ पर फोर्स फील नहीं हो रही थी, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 के अंदर रिसेंटली जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे 2020 के अंदर फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया था तो तब। तो यहाँ पर आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसपे चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम एंड मास दिया हुआ है इसका कितना 1.6 ग्राम। ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 4i, आई मतलब एक्स एक्सिस पे मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। पार्टिकल एंटर इन ए रीजन, मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल एंटर करता है किसमें, एक रीजन में जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 80i + 60j है, 80i + 60j है, 80i कैप + 60j कैप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो वेलोसिटी निकाल रहा है, टाइम पर बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ कर लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू u + at, v वेक्टर प्लस u वेक्टर, मतलब v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, a इज द एक्सेलरेशन। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है कौन, चार्ज पार्टिकल, और वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 के साथ। तो इसका मतलब कि भाई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स तो होगी, कौन सी, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी क्योंकि वो मूव कर रहा है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स भी लग रही होगी, कौन सी, QE। तो हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग कि दोनों फोर्स क्या होंगी, मतलब ये आगे जाना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पीछे खींचना चाहता है तो बराबर रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स लगी क्या, QE वेक्टर इज इक्वल टू MA वेक्टर। तो हमें देखो भाई V बोला है निकालने के लिए, तो U हमें पता है स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है, ये रही, U कितना है स्टार्टिंग में, ये रही। A नहीं पता क्योंकि टाइम हमें दे रखा है, ये रहा टाइम, तो टाइम भी लिख देंगे। A निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमने A निकाल लिया इस फॉर्मूले से, तो बाकी चीज़ों को रख दिया जो जो वैल्यू थी हमारे पास, जैसे Q की वैल्यू हमें दी हुई थी, E की वैल्यू हमें दी हुई है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल हमें दिया हुआ है, ठीक है। मास यहाँ पे गिवन था 1.6 ग्राम था, उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किलोग्राम हो गया, चलिएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आपको यूज़ करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u + at, u दे रखा आपको 4i, a की वैल्यू आप ये निकाल लोगे यहाँ से, तो इसको पुट करेंगे एंड साथ में आपका टाइम दे रखा है 5। इस 5 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करो एंड फिर उसके बाद जोड़ दो, आपके पास आंसर आने वाला है क्या, 4.5i कैप प्लस 0.375j कैप। तो ये हो आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
एंड बस बहुत है, इनको अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन सफिशिएंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपको करवाई गई है एंड पूरा चैप्टर इससे अच्छे से कवर हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और मन करे तो शेयर कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो इसी के साथ इस हमारी चक दे सीरीज़ की पहली क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं हमारी नए चक दे सीरीज़ की क्लास के अंदर, जो कि परसों आपको मिलेगी, मतलब अल्टरनेट डे पर आपको मिलने वाली है, जो कि चैप्टर 2 की होगी। सो बाय बाय, टेक केयर।